Hello students, good morning to all of you. Today I am here with a new video of figure of speech. So let's start without wasting our time. सबसे पहले हम समझते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्यों जरूरी है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रीड फॉर लिटरेचर, लैंग्वेज के लिए, लिटरेचर के लिए क्यों जरूरी है, क्यों ये हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस जानने की कोशिश करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच इज अ चेंज फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स टू इनहेंस देयर इफेक्टिवनेस। हम जैसा जान पा रहे हैं कि फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम जो ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स होता है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए, उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए हम अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसी डिवाइस होती है जो सिंपल वर्ड्स की जगह पर कुछ और अच्छे तरीके से, कुछ और अच्छे वर्ड्स का यूज़ करके हम लैंग्वेज को और इफेक्टिव बना सकते हैं। और यही इसकी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस रेटोरिकल बेस पर होता है, तो इसलिए इसे रेटोरिकल फिगर भी कहते हैं। सपोज दैट आपसे कहा जाए कि यू आर ब्यूटीफुल, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए यू आर एज ब्यूटीफुल एज अ गॉड और एज अ गॉडेस, आपसे ये कहा जाए कि आप सुंदर हैं, दूसरी लैंग्वेज में उसी बात को दूसरी तरह से कहा जाए कि आप एक देवी की तरह या ईश्वर की तरह या देवता की तरह सुंदर हैं, तो दूसरे वाले सेंटेंस का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा पड़ेगा, आप ज़्यादा प्रभावित होंगे उससे। सो बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच का यही काम होता है कि लैंग्वेज को कैसे इम्बेलिश किया जाए, कैसे उसको एम्फेसाइज किया जाए, कैसे उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाई जाए और कैसे उसको इफेक्टिव बनाया जाए। इन सब चीज़ों के लिए, सिंपल लैंग्वेज को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि जो रीडर होता है वो अच्छे से पढ़ सके, इसका यूज़ किया जाता है। कुछ फिगर ऑफ स्पीच हैं जिन्हें हिंदी में हम अलंकार छंद कहते हैं, इंग्लिश में उसे हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, या उन्हें हम पोएटिक डिवाइसेस भी कहते हैं। पोएटिक डिवाइसेस यानी जो हिंदी में अलंकार होते हैं उन्हीं को हम फिगर ऑफ स्पीच और इंग्लिश में पोएटिक डिवाइसेस और रेटोरिकल फिगर और फिगर ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। पहला फिगर ऑफ स्पीच सिमिली आता है। दिस इज सिमिली। सिमिली में हम देखते हैं कि इन अ सिमिली अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द वर्ड्स एज लाइक सो। सिमिली सबसे सिंपल होता है, इसमें यह जान लेना जरूरी होता है कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक कंपैरिजन किया जाता है, जिनमें हम जब कंपैरिजन करते हैं तो इन वर्ड्स का यूज करते हैं, एज लाइक सो। अगर सेंटेंस के अंदर आपको एज लाइक सो का यूज कंपैरेटिवली किया गया लगता है तो वहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, एग्जाम्पल में लिखा है दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार। इसमें पोएट जो है वो बताना चाह रहा है कि आपकी जो सोल है, जो सोल थी दैट वॉज लाइक अ स्टार। स्टार नहीं थी, स्टार जैसी थी, यानी वो कंपैरिजन कर रहा है कि आपकी सोल और स्टार की सोल बिल्कुल समान थी। आपकी जो सोल है दैट वाज जस्ट लाइक अ स्टार। सो इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन सोल एंड अ स्टार, बट दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट। कंपैरिजन सोल और स्टार में किया जा रहा है, ये दोनों सोल एक अलग चीज होती है, स्टार एक अलग चीज, यानी दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। इसको हमने कंपैरिजन के लिए लाइक लगा करके कर दिया है, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच सिमिली हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका, द राइटियसनेस शैल फ्लोरिश एज द पाम ट्री। राइटियसनेस का मतलब होता है ट्रुथ। जो अच्छी चीजें होती हैं वो फ्लोरिश करती हैं कैसे, पाम ट्री की तरह। सो राइटियसनेस इज अदर थिंग एंड पाम ट्री इज अदर थिंग। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट दे आर कंपेयर्ड विद वर्ड एज। इसको हम एज वर्ड से कंपेयर कर रहे हैं, दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच सिमिली का एग्जांपल है। उम्मीद है पहला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ, जिसका नाम है मेटाफर। मेटाफर भी सिमिली जैसा ही होता है बिल्कुल, इसको इंप्लाइड सिमिली के नाम से जाना जाता है। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि हम उस चीज़ को जिसके बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं, जो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में कंपैरिजन हो रहा है, उसमें हम कहीं पर एज लाइक सो का यूज़ नहीं करते हैं। सिमिली में एज लाइक सो का यूज़ करते हैं, बट मेटाफर में वी डू नॉट यूज़ द वर्ड सो लाइक एज। हम इनमें डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हैं और ऐसा करने पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होता है। एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, पहला एग्जांपल है द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल जो है इसमें बताया गया है डेजर्ट का एक शिप है। कैमल एक अलग चीज़ है और शिप एक अलग चीज़ है, यानी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए, लेकिन कंपैरिजन हो रहा है कैमल का शिप के साथ में, विदाउट यूजिंग वर्ड्स सो लाइक एज। ऐसे कर रहे हैं कि कैमल जो है वो डेजर्ट का शिप है, यानी आप अब देख सकते हैं कि इसमें डायरेक्टली कंपैरिजन हो रहा है विदाउट यूजिंग वर्ड्स सो लाइक एज। कंपैरिजन तो हो रहा है, तुलना तो कर रहे हैं कि कैमल जो होता है वो डेजर्ट का शिप होता है, बट ये सो लाइक एज वर्ड्स यूज नहीं किए जा रहे हैं। तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन जहाँ जहाँ पर होता है वहाँ पर मेटाफर का यूज किया जाता है। सेकंड वन इज रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। रिवेंज एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट वाइल्ड जस्टिस। कहते हैं रिवेंज जो है एक तरीके का वाइल्ड जस्टिस होता है। ये नहीं कह रहे कि रिवेंज इज लाइक वाइल्ड जस्टिस, रिवेंज वाइल्ड जस्टिस जैसा नहीं, रिवेंज वाइल्ड जस्टिस ही होता है, यानी कंपैरिजन करते हुए विदाउट यूजिंग वर्ड्स सो लाइक एज। डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं कि रिवेंज जो होता है वो वाइल्ड जस्टिस होता है, तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, इसलिए यहाँ पर ये मेटाफर का यूज किया गया है। अभी कम टू द थर्ड वन, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। जैसा कि इसके वर्ड से ही हमें लग रहा है कि ये पर्सन वर्ड को डिनोट कर रहा है। पर्सन का मतलब होता है मैन, यानी अगर कोई ऐसा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट वो ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट करता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो डेड है, जो इनएनिमेट है, या कोई ऐसा आइडिया जो ह्यूमन बीइंग की तरह काम कर रहा है, वहाँ पर हम पर्सोनिफिकेशन का यूज करते हैं। जैसे लिखा है इसमें, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है। डेथ एक आइडिया है, कैसा आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, डेथ को किसी ने नहीं लिखा, इट इज़ अ फॉर्मलेस, इसका कोई फॉर्म नहीं होता है। बट फिर वो कहता है जब जिसका फॉर्म नहीं होता है उसके हम कैसे ये सोचने की हाथ पैर होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, शेप कैसे डिफाइन करेंगे। बट फिर भी पोएट कहता है कि डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स
डेथ को जब हमने देखा नहीं, हाउ कैन वी से दैट डेथ हैज हैंड्स, डेथ के हाथ होते हैं, कैसे कहते हैं? तो इसमें बताया गया है कि जो डेथ है वो अपने आइसी हैंड्स यानी बर्फीले ठंडे जो हाथ हैं वो राजाओं पर डालती है, लेकिन हाथ तो इंसानों के होते हैं, ह्यूमन बींग्स, डेथ के नहीं होते हैं। तो हमने देखा कि इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो है, एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो है वो ह्यूमन बींग की तरह, लिविंग बींग की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लव इज ब्लाइंड। वी हैव नेवर सीन लव, हमने कभी देखा ही नहीं लव क्या होता है, बट समवन सेज लव इज ब्लाइंड, जब हमने देखा ही नहीं तो हाउ कैन वी से दैट लव इज ब्लाइंड? ब्लाइंड कौन होता है? जो हमारे सामने हो, जिसको हमने देखा हो, जो लिविंग ऑब्जेक्ट हो वो ब्लाइंड हो सकता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इनएनिमेट आइडिया जो है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, वो कैसे ब्लाइंड हो सकता है? तो यहाँ पर भी लव को पर्सोनिफाई किया गया, लव को एक ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाया गया है। थर्ड वन इज एंगर इज सिटिंग इन हिज माइंड। अब देखो एंगर फिर से क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, और एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो है वो बैठ कैसे सकता है? बैठता कौन है? जिसका कोई फॉर्म होता है। एंगर इज फॉर्मलेस, एंगर का कोई फॉर्म नहीं है, कोई शेप नहीं है, तो कैसे बैठेगा ये? तो जब ये सारी चीज़ें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कोई ऑब्जेक्ट और वो ह्यूमन बीइंग की तरह, लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह काम करने लगता है, तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। हिंदी में इसको मानवीकरण बोलते हैं। किसी भी चीज़ का अगर मानव से रिलेशन, मानव की तरह एक्ट कराया जाए, सो इट इज पर्सोनिफिकेशन। वी कम विद द थर्ड वन, अपॉस्ट्रॉफी। अपॉस्ट्रॉफी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है दैट इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट, टू अ पर्सोनिफाइड आइडिया और ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें वही बात लगभग कही है कि अपॉस्ट्रॉफी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो किसी को डायरेक्टली एड्रेस करता है। कौन कौन किनको? जो डेड हो चुके हैं या जो एब्सेंट हैं उनको, या कोई ऐसा आइडिया जो पर्सोनिफाइड हो चुका है, यानी एक ऐसा आइडिया जिसको ह्यूमन बीइंग की तरह हम काम करवाना चाह रहे हैं, एक नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट है उसको हम जब डायरेक्टली एड्रेस करते हैं तो वहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फ्रैलिटी बाय नेम इज वुमन। फ्रैलिटी कहते हैं कि फ्रैलिटी यानी जो डिसीट है, जो धोखा है, उसका नाम वुमन है, बट हमने कभी देखा ही नहीं है कि धोखा क्या है। ये एक पर्सोनिफाइड आइडिया है कि धोखा नाम का भी कुछ होता है, कुछ एक विचार होता है, और आपने उस धोखे का नाम ही वुमन रख दिया, यानी आप डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं कि जो वुमन होती है वो डिसीट का एग्जाम्पल होती है, वो धोखा होती है। तो ऐसे में हम अपॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। पोएट कहता है मिल्टन इज नो मोर, मिल्टन नहीं है जब ये लिखा उसने पोएट ने, तो मिल्टन जब नहीं है यानी कि ही इज डेड, ही इज एब्सेंट। जब वो एब्सेंट है फिर भी वो कह रहे हैं कि मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, आपको इस समय पर होना चाहिए था। द वर्ल्ड नीड्स यू, संसार को आपकी जरूरत थी, लिटरेचर को आपकी जरूरत थी। तो ये डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है किसको? डेड को, जो एब्सेंट है। वन मोर एग्जाम्पल, लाइफ आई नो व्हाट द वर्ड। कहता है पोएट कि लाइफ, अब लाइफ का भी देखो ये क्या है, एक पर्सोनिफाइड आइडिया है, हमने नहीं देखा है लाइफ का क्या शेप होता है, जब हमें पता ही नहीं है, और ऐसे ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो ऐसे सारे एग्जांपल्स, ऐसे सारे यूज जो लैंग्वेज में किए जाते हैं, दे आर एग्जांपल्स ऑफ अपॉस्ट्रॉफी। वो अपॉस्ट्रॉफी के एग्जांपल्स होते हैं, उनमें अपॉस्ट्रॉफी का यूज किया जाता है। सो वी आर हियर विद द नेक्स्ट एग्जांपल, विद द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, एंड दैट वन इज हाइपरबोली। इसको हाइपरबोली पढ़ते हैं। सो हाइपरबोली इज एन एक्सैगरेशन और ओवर स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ ग्रेट इंप्रेशन। एक्सैगरेशन का मतलब होता है, एक्सैजरेट क्या होता है? एक्सैजरेट करना होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके कहना। लाइक कोई रो रहा हो, हम उसको कहते हैं कि उसने आंसू की नदियाँ बहा दी। तो इसमें क्या है, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके ओवर स्टेटमेंट हो रहा है ताकि ज़्यादा इंप्रेशन बढ़े, किसी को ये बता करके कि जल्दी से वो एक्शन ले लें, कहते हैं वहाँ बहुत भयंकर लड़ाई हो गई है। सो ये ग्रेट इंप्रेशन को बनाने के लिए एक ओवर स्टेटमेंट होता है, एक एक्सैजरेशन होता है, और ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हाइपरबोली नाम से जाना जाता है। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। विलियम शेक्सपियर के ड्रामा से लिया गया, उसमें कहते हैं कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, यानी अरब कंट्री में जितनी भी परफ्यूम है, जितनी भी सेंट है, विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, जो छोटा सा हाथ है उसको स्वीट नहीं, उसको सुगंधित नहीं बना सकता है, उसकी जो स्मेल है ब्लड की वो नहीं हटा सकता है। अब आप सोचो कि कैसे पॉसिबल हो सकता है? सेंट थोड़ी सी अगर हम लगा लें, पूरे शरीर से सेंट ही सेंट परफ्यूम की ही महक आती है, और वो कह रहे हैं कि अरेबिया की पूरी परफ्यूम अगर लगा दी जाए फिर भी एक हाथ की जो बदबू है उसको मिटाया नहीं जा सकता है। तो ये एक्सैजरेट कर रहे हैं, ओवर स्टेटमेंट कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है, बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। अभी कैसे पॉसिबल हो सकता है कि बेलिंडा इज अ कैरेक्टर, कितनी भी बेलिंडा ब्यूटीफुल हो, अगर वो स्माइल करती है, द वर्ल्ड वाज गे, यानी कि जितना दुनिया है पूरी वो सारी की सारी गे यानी हैप्पी हो गई। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक आदमी मुस्कुराए और पूरी दुनिया खुश हो जाए? सो ये भी एक्सैजरेशन है। थर्ड वन, आई सॉ 10,000 इन अ ग्लांस। पोएट कहता है, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैंने एक बार में 10,000 जो ब्यूटीफुल फूल्स थे वहाँ पर, डैफोडिल्स में वहाँ से ली गई है, तो कहते हैं कि मैंने एक बार में 10,000 फूलों को देखा। एंड हाउ इट इज पॉसिबल? आप देखो ना कि एक ग्लांस में आप कहीं पर फिक्स होकर के देखते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल टू सी थाउजेंड ऑफ फ्लावर्स, थाउजेंड ऑफ थिंग्स, हजारों चीज़ों को कैसे एक बार ग्लांस में देख लेंगे? नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, द रिवर्स वर फ्लडेड विद ब्लड। खून की नदियाँ बह रही थी, यानी नदियों में जो खून था वो फ्लडेड था, वो बाढ़ में था, यानी बाढ़ आ रही थी खून की। कैसे पॉसिबल है? तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके जिन स्टेटमेंट में दिया जाता है वो सब हाइपरबोली के एग्जांपल होते हैं। सो नेक्स्ट विद द ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में टू अपोजिट वर्ड्स और आइडियाज़ को हम एक साथ रखते हैं। जब दो ऐसे वर्ड्स जो एक साथ रखे हैं बट दे आर अपोजिट, वहाँ पर ऑक्सीमोरॉन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। आप देखेंगे ओपन और सीक्रेट दो अलग अलग हैं, दो अपोजिट वर्ड्स हैं। ओपन का मतलब खुला हुआ, सीक्रेट का मतलब हिडन, छिपा हुआ, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एग्जांपल नंबर 2, ही इज फेयरली ब्लैक। अब फेयर का मतलब होता है ब्यूटीफुल, सुंदर, साफ सुथरा। ब्लैक का मतलब होता है काला, यानी जो गोरा है, साफ सुथरा है, वो काला कैसे हो सकता है? तो ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। थर्ड एग्जांपल में दिखाया गया है, ऑल इट्स एक्टिंग जॉयज। एक्ट का मतलब होता है पेन, दर्द, सैडनेस मान सकते हैं, एंड जॉयज मीन्स आप जानते हैं हैप्पीनेस। तो सैडनेस, हैप्पीनेस यानी पेन जो है, जो पेन होता है वो हैप्पीनेस के साथ कैसे हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं? कोई आपका ऐसा जो है जो पेनफुल हो, वो कॉम्बिनेशन ही नहीं बनना, यानी दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ दिए गए हैं। सो इट इज ऑक्सीमोरॉन। ऐसी जगह जहाँ पर दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ रखे जाते हैं वो ऑक्सीमोरॉन का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट वन इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में हम क्या करते हैं कि
देयर अकर्स रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स ऑफ सेम साउंड, सेम लेटर और सेम सिलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स। पहले तो ये क्लियर करेंगे कि ये वर्ड्स के बिगिनिंग में होता है। दो वर्ड्स हों या दो से ज़्यादा वर्ड्स हों, अगर वो कंटिन्यूअसली उनमें रिपीटेशन हो रहा है सेम साउंड का या सेम लेटर का, तो वहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, हाउ हाई हिज हाईनेस। आप देखेंगे मैंने कहा था कि बिगिनिंग में, तो बिगिनिंग में एच वर्ड मिला जिसका प्रोनाउंसिएशन हा जैसा, साउंड सेम लग रहा है। हाई में भी एच जो है वो सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, हिज में भी, हाईनेस में भी, होल्ड्स में भी, हिज में, हॉटी में, हेड में। ये तो ऐसा एक एग्जाम्पल मिल गया जिसमें लगातार ही मिल रहा है। बट एटलीस्ट टू वर्ड्स में अगर लगातार कंटिन्यूसली मिल जाता है या एक सेंटेंस में 2-3 बार मिल जाता है जहाँ पर सेम साउंड प्रोड्यूस हो रही है, सेम लेटर आ रहे हैं, वहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में बताया गया है अ लोड ऑफ लर्निंग, लोड में देखो एल दिखाया गया है, लर्निंग में एल दिखाया गया है, लंबरिंग में एल दिखाया गया है। फिर इधर आप आते हैं हिज और हेड, यानी एल जो है, जो एल की साउंड ला की साउंड है वो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। वैसे ही जो एच की साउंड हा की साउंड है वो हिज में भी सेम है और हेड में भी सेम है। तो एलिट्रेशन वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ पर हम लेटर्स का जो साउंड होता है अगर वो सेम होता है इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स और वो लगातार 1-2 वर्ड्स में होना चाहिए, तब हम वहाँ पर एलिट्रेशन काउंट करते हैं, एलिट्रेशन मान लेते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो है वो ओनोमैटोपोइया है। ओनोमैटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा स्पीच होता है जिसमें हम साउंड के द्वारा हम उस प्रोड्यूसर का पता लगाते हैं जिससे ये साउंड प्रोड्यूस होता है। यानी साउंड ये बता देता है कि हम किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हम कहाँ से हैं, उसके साउंड को ही सुन करके। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, तो पहला एग्जाम्पल है द स्नैक हिसेस इन द ग्लास। हमें स्नैक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर हमें हिस वर्ड पता है तो हिस जैसे बोलते हैं हमारे तुरंत माइंड में आता है ये जो साउंड है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्नैक। तो ये ऑब्जेक्ट स्नैक को तुरंत ही डिनोट कर देता है, उसकी तरफ ये इशारा करता है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो ओनोमैटोपोइया का एग्जाम्पल होते हैं। दूसरा देखते हैं वर्ड द बजिंग इज कमिंग फ्रॉम अ ट्री। बजिंग, जब जो मधुमक्खियाँ होती हैं जब भिनभिनाती हैं तो एक साउंड आती है, उस साउंड को सुनते ही हमारे मन में ये आ जाता है कि यहाँ पर मक्खियाँ या मधुमक्खियाँ होंगी। तो ये भी एक ओनोमैटोपोइया का एग्जांपल है। द थर्ड वन इज द डॉग बार्क्ड ऑल नाइट। बार्किंग वर्ड जैसे सुनते हैं तो हमें तुरंत ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलता है कि यहाँ पर डॉग हो सकता है। ऐसे हमिंग होता है, हम वर्ड सुनाई देता है ना, तो भी हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर शायद बीज हैं, मधुमक्खियाँ हैं या मक्खियाँ हैं। उनकी साउंड से ही हमें समझ में आ जाता है कि हम किस ऑब्जेक्ट को सुन रहे हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज आयरनी। आयरनी क्या होता है, बड़ा ही सिंपल सा है ये फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें रियलिटी और अपीयरेंस के बीच में एक फर्क होता है। रियलिटी कुछ और होती है और अपीयरेंस कुछ और होता है, यानी सामने कुछ और होता है बट उसकी रियलिटी कुछ और, कहा कुछ और जाएगा, मीनिंग उसका कुछ और होता है। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब। अब देखो कितनी अच्छी आयरनी है। पुलिस स्टेशन किसके लिए होती है, सुरक्षा करने के लिए, रॉबर्स को पकड़ने के लिए, रोकने के लिए, बट इसमें लिखा कि पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब। कोई मजाक में कहे कि पुलिस स्टेशन में ही चोरी हो गई, वहीं डाका कर गया, तो ये आयरनी हो जाएगी, मजाक सा हो जा रहा है कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल है। अ पायलट हैज फियर ऑफ हाइट्स। अब देखो इसमें पायलट क्या है, पायलट का तो काम ही होता है हाइट्स पर जाना, पर उसको अगर फियर है किसी हाइट से तो ये भी आयरनी है। रियलिटी ये है कि उसको हाइट से डर है, अपीयरेंस ये है कि वो पायलट है, सच्चाई है कि वो पायलट है, लेकिन डर क्या है उसको हाइट से, तो ये भी एक आयरनी है कि ऐसे कैसे हो सकता है। दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं। मान लो कोई हॉट डे होता है, बहुत गर्मी का दिन होता है और कोई आदमी कहे व्हाट अ कूल वेदर टुडे इज, यार ये बिल्कुल आयरनी है। कोई कहे कि यार कितना सुहाना मौसम है, कितना बढ़िया मौसम है, लेकिन मौसम बहुत ही हॉट हो, बहुत ही स्टॉर्मी हो, और ऐसा कोई कहे तो ये आयरनी का एग्जाम्पल। मान लो कोई बहुत बेईमान आदमी है और हम उसके बारे में कहें नो ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार, तो रियल मीनिंग तो हम समझ जाते हैं। ये वर्ड्स का एक अच्छा यूज़ होता है आयरनी करने का, कि अपनी बात वर्ड्स के थ्रू कहते हैं, डायरेक्टली ना कह करके। तो ये ऐसे एग्जांपल्स आयरनी के हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो फिगर ऑफ स्पीच पन है, और पन को हिंदी में हम श्लेष बोलते हैं। इस पन में हम ये देखते हैं कि हम वर्ड्स के साथ में प्ले करते हैं, एक या एक से अधिक बार सेम वर्ड का यूज़ होगा और उसका मीनिंग बिल्कुल अलग होगा। हम कुछ बोलना चाहेंगे, उसका कोई मीनिंग दूसरा भी निकाल सकता है अपने हिसाब से। यानी जो रीडर होता है वो अपने हिसाब से सही भी मीनिंग निकाल सकता है और उसका कुछ रेडिकुलस मीनिंग, ह्यूमरस मीनिंग भी निकाल सकता है जिसमें ह्यूमर हो। तो ऐसे फिगर स्पीच को हम पन बोलते हैं, श्लेष बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, इज लाइफ वर्थ लिविंग, दैट डिपेंड्स अपॉन लिवर। कहता है कि क्या लाइफ वर्थ लिविंग है, जीने लायक है। फिर अगले सेंटेंस में कहता है कि दैट डिपेंड्स अपॉन द लिवर। ये लिवर का मतलब जीने वाले पर डिपेंड करता है, जो रह रहा है लाइफ को, जो जी रहा है उस पर डिपेंड करता है। बट लिवर यहाँ पर जीने वाला ही नहीं, लिवर का एक और मतलब है। लिवर एक आपके जो पेट में लिवर होता है, जो पाचन तंत्र का काम करता है, वो लिवर को ये समझ ले कि आपका पाचन तंत्र ठीक काम नहीं कर रहा है या किसी का पाचन तंत्र ठीक कर रहा है, लिवर सिस्टमेटिकली वर्क कर रहा है, इसलिए लाइफ वर्थ लिविंग है या नहीं है। तो यहाँ पर लिवर का मतलब एक तो जो रह रहा है, जो जीवित है, जो लाइफ को एंजॉय कर रहा है, एक लिवर जो आपके स्टमक के अंदर है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर लिवर का बड़ा अच्छा यूज़ किया गया है। जो जैसा मीनिंग इसमें निकाले वो निकल सकते हैं दोनों। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, द पर्सन टोल्ड द सेक्सटन एंड सेक्सटन टोल्ड द बेल्स। टोल्ड वर्ड की अगर स्पेलिंग देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन का सेम है, कोई बोलेगा तो स्पेलिंग तो बोलता नहीं है, लेकिन इसमें देखो आप टोल्ड का मतलब होता है घंटी बजाना, बेल बजाना, और ये टोल्ड का मतलब होता है कि किसी को बताना। पार्सन ने सेक्सटन को बताया, लेकिन सेक्सटन ने क्या किया, बेल को बजा दिया। अब आप समझ लें कि कितना कंफ्यूजन है टोल्ड और टोल्ड में। दो वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग दोनों के डिफरेंस हैं, और ये ह्यूमर क्रिएट करता है कि आप में कुछ कहना हो जा रहा हो, तुम कुछ और समझ रहे हो। तो एडमायरेशन, सरप्राइज और ह्यूमर क्रिएट करने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच पन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है असोनेंस। असोनेंस एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें वोबल साउंड जो होता है वो विदिन वर्ड्स या फ्रेजेस में यूज किया जाता है। आप ध्यान से देखेंगे, जो वोबल साउंड होता है उसका रिपीटेशन होता है लेकिन वर्ड्स के बीच में होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। वोबल साउंड का यूज वर्ड्स और फ्रेजेस के बीच में होता है। हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं इसको। एग्जांपल लेते हैं इसका, लिखा है अ फ्लीट ऑफ स्लीक ग्रेट मशीन। आप देखिए, फ्लीट में जो वोबल साउंड ई है और जो स्लीक में वोबल साउंड है, ये दोनों बीच में मैच कर रहे हैं। दोनों की साउंड जो है वो सेम है, बट दे आर इन द वर्ड्स, इन द मिड ऑफ द वर्ड्स, वर्ड्स के बीच में है।
बिगिन द वर्ड्स, वो वर्ड्स के बीच में है, इसलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच असोनेंस है। वॉबल साउंड है, वर्ड्स के बीच में है, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच है असोनेंस। नेक्स्ट इसका जो एग्जांपल है वो देखते हैं। ऑन अ प्राउड राउंड क्लाउड, देखिए ओ साउंड या ओ यू का साउंड यहाँ पर देख लेते हैं। ओ यू साउंड सेम यहाँ पर भी है, ओ यू साउंड सेम यहाँ पर भी है। फिर वाइट का आई बीच में, ये देखो यहाँ पर भी आई, ये यहाँ पर आई और ये यहाँ पर आई, इन सबका साउंड सेम जैसा, वाइट, हाई, नाई। तो इनमें आप देख रहे हैं कि जो आई की साउंड है यहाँ पर, जो इनकी साउंड है वो वर्ड्स के बीच में है, मिड में है और एक जैसा साउंड है। वॉबल साउंड है, आई का साउंड वॉबल साउंड है। इसमें देखिए ये वॉबल साउंड है, ये वॉबल साउंड है, ये वॉबल साउंड है और सारे के सारे साउंड कहाँ पर आ रहे हैं, वर्ड्स के बीच में आ रहे हैं, मिड में आ रहे हैं, बिगिन आ रहे हैं। तो ऐसे जहाँ जहाँ पर आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस मिलते हैं, दे आर एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इसी का भाई है कॉन्सोनेंस। एसोनेंस में हम वॉबल साउंड देखते थे, कॉन्सोनेंस में हम कॉन्सोनेंट साउंड देखेंगे। ये कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं, ये वर्ड्स के मिडिल और एंड में होते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, एसोनेंस जो होता है वो मिडिल में ही होता है, वर्ड्स के मिडिल में ही होता है, लेकिन कॉन्सोनेंस मिडिल और एंड में होता है। एलिट्रेशन जो होता था वो वर्ड्स के शुरुआत में होता था। यानी तीन चीजें हमने देखी कंफ्यूजिंग। एलिट्रेशन वर्ड्स के शुरू में मैच करेंगे जो लेटर्स, उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। एसोनेंस में वर्ड्स के बीच में मैच करते हैं, लेकिन वो वॉबल साउंड होना चाहिए। कॉन्सोनेंस में वर्ड्स के बीच और वर्ड्स के लास्ट में मैच करते हैं, लेकिन वो साउंड कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉबल साउंड होते हैं। अगर इनका साउंड वॉबल जैसा निकल के आ रहा है, यानी वॉबल साउंड के रूप में इनका यूज़ कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर एसोनेंस हो जाएगा बीच में। लेकिन अगर इनका भी साउंड कहीं पर ऐसा लगता है कि कॉन्सोनेंस का यूज़ कर रहे हैं, कॉन्सोनेंस ऐसा हो रहा है, या इसके अलावा जो अदर लेटर्स बचे हैं 26 में 21, उनका यूज़ हम कॉन्सोनेंट की तरह कर रहे हैं, तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच कॉन्सोनेंस होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, द स्ट्रिंग वॉज स्ट्रॉन्ग। आप इसमें देखेंगे कि जो कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए वो बीच में आना चाहिए। आप देखेंगे ये यहाँ पर टी साउंड और आर साउंड, यहाँ पर भी आप देखेंगे टी साउंड और आर साउंड, दोनों जो हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वर्ड्स के मिडिल में है। जी का साउंड जो गा का साउंड है वो वर्ड के एंड में है, जी का साउंड गा का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये वर्ड के एंड में है, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, कॉन्सोनेंस। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द लंपी बम्पी। आप देखेंगे लंपी बम्पी, ये दोनों किसका साउंड प्रोड्यूस करें, कॉन्सोनेंट साउंड। चाहे एम का साउंड देख लीजिए, चाहे पी का साउंड देख लीजिए, चाहे वाई का साउंड देख लीजिए, सारे ये जो साउंड है ये कॉन्सोनेंट्स का, जिसमें विशेष तौर पर एम पी एम पी, ये दोनों कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कॉन्सोनेंट फिगर ऑफ स्पीच हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, यू आर गेटिंग इट वेरी नाइसली। अगर आपको समझ में ना आए तो उसको बार बार रिपीट करके देखिएगा, ये 3 कंफ्यूजिंग होते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव, विशेषण। आपके नाम के आगे कुछ ऐसा लगा दिया जाए जो आपकी क्वालिटी शो करता हो। तो ये जो एपिथेट होता है, जो एडजेक्टिव होता है, ये जिसके साथ होना चाहिए उसके साथ ना होकर के कहीं दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी इसकी करेक्ट और प्रॉपर प्लेस पर ना होकर के किसी दूसरे क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड के साथ में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो वहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच होता है। कैसे होता है ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल लिखा था, प्लो मैन होमवर्ड प्लोड्स हिज वेरी वे। इसमें कहता है कि जो प्लो मैन है वो होमवर्ड घर की तरफ जा रहा है और वो कैसा है, थका हुआ है, बट इसमें बताया गया है कि थका हुआ रास्ता है। वे कैसा है, वेरी है। ऐसा पॉसिबल है क्या कि रास्ता थका हुआ हो? नहीं, एक्चुअली जो वेरी एपिथेट है ये प्लो मैन के साथ होना चाहिए, क्योंकि प्लो मैन थका हुआ है, जो काम करने वाला है, जो हलवाहा है, जो खेत जोत रहा था फार्मर, ही इज वेरी, ही इज टायर्ड, वो थका है। तो हमें लिखना चाहिए था, द वेरी प्लो मैन होमवर्ड प्लोड्स हिज वे, घर की तरफ वो जा रहा है, लेकिन इन्होंने नहीं, वेरी जो प्लो मैन से पहले आना चाहिए उसका यूज इन्होंने वे से पहले कर दिया है, यानी इसका करेक्ट यूज, प्रॉपर यूज नहीं हुआ है इस एपिथेट का, इसलिए ये यहाँ से ट्रांसफर किया गया है। ये ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जांपल है, आप समझ पा रहे होंगे। दूसरे एग्जांपल में और इसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट। कहता है ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट। नाइट कैसी होती है? नाइट तो तभी होती है जब लोग सोने लगते हैं, तो नाइट स्लीपलेस कैसे हो सकती है कि नाइट जाग रही हो? हमें ये बोलना चाहिए था कि वो उसकी रात गुजरी, बट कैसे गुजरी, स्लीपलेस। ही पास्ड अ नाइट दैट वाज स्लीपलेस, यानी स्लीपलेस जो वर्ड है, जो एडजेक्टिव है, वो ही के साथ होना चाहिए, वो ही को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर भी जो स्लीपलेस है वो नाइट वर्ड के साथ में सूट नहीं कर रहा है, प्रॉपर यूज नहीं किया गया है और इसका ट्रांसफर किया गया है, इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम और देखते हैं अच्छे से, द वर्कर्स वर वर्किंग एट अ डिजी हाइट। अब आप देखिए, डिजी का मतलब होता है घुमावदार या चक्कर आना या बेहोशी जैसी हालत में होना। हाइट कैसे डिजी हो सकती है? हाइट का मतलब ऊंचाई होता है, वो कैसे डिजी हो सकती है? हाइट पर जाकर के वर्कर्स डिजी होते हैं, काम करने वालों को चक्कर आता है। तो ये जो एपिथेट है, जो एडजेक्टिव है, ये वर्कर के साथ में होना चाहिए था, ना कि हाइट के साथ में, बट वर्कर्स से इसको हटा करके हाइट के साथ में ट्रांसफर कर दिया गया है, इसके साथ इनकरेक्ट यूज किया गया है, इम्प्रॉपर यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। उम्मीद है ये ट्रांसफर्ड एपिथेट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो है वो मेटोनिमी है। मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही ईजी होता है, उसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि अगर आपसे कोई चीज़ रिलेटेड हो जिसके लिए आप जाने जाते हो, हम आपका नाम ना लेकर के उस चीज़ का नाम लेंगे, उस ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे। फॉर एग्जांपल पहले समझते हैं, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बाय समथिंग एसोसिएटेड विद इट। हम ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे और हम समझ जाएंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यू मस्ट एड्रेस द चेयर। आपको चेयर को एड्रेस करना चाहिए। हम चेयर का मतलब चेयर से नहीं, चेयर का मतलब जो चेयर पर बैठता है, चेयर जिससे रिलेटेड है, चेयर जिससे एसोसिएटेड है। चेयर किससे एसोसिएटेड होती है? चेयरमैन से, जो अध्यक्षता कर रहा है, जो प्रेसिडेंट होता है, उसका जो मालिक होता है। तो चेयर का मतलब हम ऑब्जेक्ट देकर कर रहे हैं, बट चेयर का मतलब हम उस इंसान से उसको एसोसिएट कर रहे हैं जिससे ये रिलेटेड है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अ फुल पर्स नेवर लैक्स फ्रेंड्स। फुल पर्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? रिच मैन। फुल पर्स किसके पास होती है? जो रिच मैन होता है। पर्स जो फुल है उसका रिलेशन मनी से है, रिच से है, पैसे वाले लोगों से है। तो जो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है पर्स, बस ऑब्जेक्ट ये सीधी किसकी ओर बताता है? रिच मैन की ओर इशारा करता है। जिनके पास मनी है, जिनके पास खूब पैसा, वो क्या है? रिच मैन। और रिच मैन के पास दोस्तों की कमी नहीं होती है, यानी ये सीधे सीधे आपको बता रहा है कि जो पर्स है वो किससे एसोसिएटेड है? रिच मैन से। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, आई वॉज रीडिंग शेक्सपियर। अब शेक्सपियर तो इंसान है, शेक्सपियर को हम कैसे पढ़ सकते हैं? बट शेक्सपियर का मतलब यहाँ पर शेक्सपियर की पोएट्री से है, उनके वर्क्स से है, जो उन्होंने लिखा है, हम उसको पढ़ रहे हैं। शेक्सपियर का नाम
जो है उनके वर्क से एसोसिएट किया है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर मेटोनिमी का यूज़ किया गया है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम इसको और अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता है, कहता है कि द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। पेन का मतलब क्या होता है? पेन वैसे तो ऑब्जेक्ट है, स्वॉर्ड का क्या मतलब है? एक ऑब्जेक्ट है, बट ये एसोसिएटेड किससे है? पेन जो होता है वो इंटेलिजेंस, वाइज लोगों से, बुद्धिमान लोगों से रिलेट करता है, उसकी ओर इंडिकेट करता है। स्वॉर्ड किसकी तरफ इंडिकेट करते हैं? जो पावरफुल लोग होते हैं, जो ताकतवर इंसान होते हैं, स्ट्रेंथ की ओर, पावर की ओर डिनोट कर रहा है, पावर की तरफ ये इंगित कर रहा है, आपको बता रहा है। तो जब ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट के द्वारा हम ह्यूमन बीइंग या उससे एसोसिएटेड इंसान की पहचान करते हैं, तो वहाँ पर मेटोनिमी का यूज़ किया जाता है। मेटोनिमी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल सिनेक्डकी है। अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो सिनेक्डकी है। सिनेक्डकी में क्या होता है? किसी चीज़ के पार्ट की हम बात करेंगे और हम इस पार्ट को ही पूरे ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर करेंगे, या हम पूरे ऑब्जेक्ट की बात करेंगे लेकिन हम उसमें गहराई से किसके बारे में? एक पार्ट के बारे में सोचेंगे। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं। जब इसमें कभी ऐसा लगे कि पार्ट के बारे में बात की जा रही है लेकिन उसका रियल मीनिंग फुल ऑब्जेक्ट से आ रहा है, या कभी आपको ऐसा लगे कि फुल ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है लेकिन रियल मीनिंग एक पार्ट से आ रहा है, तो ऐसे में सिनेक्डकी का जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। अब डेली ब्रेड का मतलब तो रोटी से होता है। रोटी मतलब क्या है? एक पार्ट है, खाने का एक पार्ट होता है। बट आप देखेंगे ब्रेड का एसोसिएशन किससे है? ब्रेड की जब हम बात करते हैं कि यार रोटी भी खाने को नहीं है, यानी कि हमारे पास फूड नहीं है खाने को, तो ब्रेड का एसोसिएशन किससे हो गया? फूड से। जबकि रोटी क्या थी? पार्ट थी, एक हिस्सा थी। ऐसे ही ऑल द बेस्ट ब्रेन्स एंड यूरोप कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। ब्रेन्स का रिलेशन किससे होता है? ह्यूमन बीइंग से, वाइज लोगों से, जो बुद्धिमान लोग हैं। लेकिन हमने बुद्धिमान की जगह पर उसके एक छोटे से पार्ट का यूज़ किया, ब्रेन का, और हमने समझ लिया कि ब्रेन का मतलब ब्रेन से नहीं है, ब्रेन का मतलब वाइज पीपल से, जो बुद्धिमान इंटेलेक्चुअल्स जो हैं उनसे है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिनेक्डकी का यूज़ किया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वी नीड मोर हैंड्स टू कंप्लीट द टास्क। हैंड्स का मतलब शरीर का एक पार्ट होता है, लेकिन हमने क्या इसको हैंड से समझ लिया? हैंड्स का मतलब हमें और ज़्यादा लोग चाहिए, और ज़्यादा हाथ चाहिए का मतलब और ज़्यादा लोग चाहिए काम को पूरा करने के लिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो पार्ट है उसका होल के रूप में यूज़ किया जा रहा है, और ऐसे जो होल होता है उसका पार्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम सिनेक्डकी बोलते हैं। अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एनाफोरा है। एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच जो होता है रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पोम, स्पीच और सरमन। सपोज दैट आप कोई पोम पढ़ रहे हैं, या कोई स्पीच दे रहा है, या कोई सरमन दे रहा है, यानी उपदेश दे रहा है, प्रीचिंग्स दे रहा है, कोई डायलॉग कर रहा है, और वो कंटिन्यूअसली एक वर्ड को रिपीट करता चला जा रहा है, या एक फ्रेज को रिपीट कर रहा है, तो ऐसे में हम एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम कुछ बार बार एक ही शब्द को कहें, एक वर्ड बोलते हुए कि काश ऐसा हो जाता, फिर से हम बोलें काश वैसा हो जाता, काश ऐसा, यानी जो काश वर्ड है ये बार बार यूज़ किया जा रहा है, और इस बार बार यूज़ करने को रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड, सेम रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड एनाफोरा। एग्जाम्पल में बताया गया है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। क्लास 10 की पहली पोम फायर एंड आइस, उससे लिया गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि सम से, देखिए आप, ये एक पूरा फ्रेज बन गया, इसको इस लाइन में यूज़ किया, फिर से इसी को यूज़ कर लिया उसी सेंटेंस में अगली लाइन में, सम से, यानी एक फ्रेज का या एक वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है लगातार। जब ऐसा रिपीटेशन होता है तो वहाँ पर एनाफोरा होता है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। देखिए गिव मी, एक ही सेंटेंस में इसको हमने रिपीट कर लिया है, और इसलिए यहाँ पर एनाफोरा का यूज़ किया गया। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट टू से, व्हाट टू सी। देखिए व्हाट टू और व्हाट टू दोनों का हमने रिपीटेशन किया है, सेम वर्ड का, सेम फ्रेज का, इसलिए यहाँ पर एनाफोरा का यूज़ किया गया है। उम्मीद है आपको एनाफोरा समझ में आ रहा होगा। आप चाहो तो इसको दो अलग अलग लाइन में लिख सकते हो, अलग अलग लाइन में इसका यूज़ कर सकते हो कंटिन्यूसली। चाहो तो एक सेंटेंस में, चाहो तो एक स्पीच में, या एक सरमन में, अगर आप बार बार वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना तकिया कलाम, कि वो उन्होंने किसी वर्ड को तकिया कलाम बना रखा, किसी भी सेंटेंस को शुरू करने से या खत्म करने के बाद उसका यूज़ करते हैं, तो उसी तकिया कलाम का नाम जो है वो एनाफोरा है। नेक्स्ट इज एपिग्राम। एपिग्राम जो होती है वो एक ब्रीफ सेइंग होती है, एक बड़ी छोटी सी बात होती है, छोटा सा सेंटेंस होगा, बट उसका जो मीनिंग होगा, जो इंपॉर्टेंस होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, एक बहुत अच्छे थॉट में कन्वर्ट हो जाता है वो सेंटेंस, यानी उसको हम बार बार कई जगह पर यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसकी एक इंपॉर्टेंस होती है सेंटेंस की। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, द हाईएस्ट आर्ट इज टू कंसील आर्ट। सबसे बड़ी आर्ट क्या है? आर्ट को ही छिपा लेना। यानी कितनी अच्छी बात है, एक सूक्ति बन रही है संस्कृति, एक ब्रीफ सेइंग बन रही है। इससे बड़ी आर्ट क्या हो सकती है कि आप अपनी जो आर्ट है, जो आपके अंदर स्किल्स हैं, उसको ही छिपा लेना। ये आर्ट बहुत बड़ी आर्ट है। विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स इनविजिबल। अब आप देखिए इसमें कितनी अच्छी बात कि विजन एक ऐसी आर्ट होती है, आपका नजरिया एक ऐसी आर्ट होती है जो इनविजिबल थिंग्स को भी देख लेता है। अब देखो कितना अच्छा एपिग्राम का एग्जांपल है कि जो विजन है, आपके देखने का जो नजरिया है, वो उन चीज़ों को भी देख लेता है जो इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं देती हैं। तो ये एक सूक्ति जैसी बन रही है, एक विटी टर्म, यानी एक बहुत इंटेलिजेंट स्टेटमेंट का रूप ले रहा है, यानी ये बहुत वाइज स्टेटमेंट हो सकता है जिसका सारे लोग यूज़ कर सकते हैं, अक्सर यूज़ होता रहता है। सो ऐसे जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं वहाँ पर हम फिगर ऑफ स्पीच एपिग्राम का यूज़ करते हैं। और आज के हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिटोट्स फिगर ऑफ स्पीच पर आते हैं। ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जो नेगेटिव एक्सप्रेशन के द्वारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस को सजेस्ट करता है। नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करेगा और उसका मीनिंग जो होगा वो पॉजिटिव निकलेगा। दो नेगेटिव वर्ड्स का यूज़, जैसे पहले तो वो नो लगाएगा या नॉट लगाएगा, या कुछ ऐसा निगेशन, कोई वर्ड ऐसा जो नॉट, नो या इससे कुछ रिलेटेड हो। फिर उसके बाद में जो उसका रियल मीनिंग है, जैसे गुड बताना है उसको, तो उसकी जगह पर वो बैड लगाएगा, और जैसे ही बैड लगाएगा यानी हो जाएगा नॉट बैड। जब नॉट बैड है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? गुड हो जाएगा। यानी दो नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करेगा और उसके बाद में वो पॉजिटिव एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा, अफर्मेटिव सेंस निकल के आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं,
लिखा है एग्जाम्पल में, आई एम अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। पहले देखो नो लगा लिया, नो का मतलब नहीं हो गया, मीन का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, बेकार, खराब, बैड। कहता है कि मैं एक बुरे शहर का इंसान नहीं हूँ, बुरे शहर का सिटीजन नहीं हूँ। तो जब आप बुरे शहर के नहीं हैं तो इसका मतलब क्या है, आप अच्छे शहर से हैं, यानी कि आप एक अच्छे शहर से बिलोंग करते हैं। सेंस कैसा निकल के आ गया, दो नेगेटिव वर्ड से, नेगेटिव एक्सप्रेशन से एक अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंस निकल के आ गया, अच्छा सेंस निकल के आ गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा है यू आर नो फूल, आप फूल नहीं है, यानी आप मूर्ख नहीं है। तो क्या है, वाइज है, अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया, यू आर वाइज, आप बुद्धिमान है। हमने दो नेगेटिव वर्ड्स के द्वारा एक स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव सेंस निकाल लिया। तीसरा देखते हैं, आई एम नॉट अ पुअर बेगर। बेगर कैसा होता है, पुअर, लेकिन कहता है कि नॉट, मैं पुअर बेगर नहीं हूँ। जब आप पुअर बेगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यू आर रिच मैन, आप पैसे वाले हैं, आप समृद्ध हैं, प्रॉस्पेरस हैं आप। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पर हम दो नेगेटिव या इससे ज़्यादा नेगेटिव एक्सप्रेशन का यूज़ करके हम एक पॉजिटिव सेंस निकालते हैं, अफर्मेटिव सेंस निकालते हैं, वहाँ पर हम लिटोट्स का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर लिटोट्स फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है। उम्मीद है आप सभी को ये फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, फिर से समझिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।